नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ा था। हम लोग योग्यता तक पढ़ चुके थे। मैं एक बार फिर से आपका रिवीजन कराना चाहूँगा कि भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में बनाया गया था 1774 में, जिसके मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे एलिजा एम्पे, जिसमें 3 अदर जजेस थे, चैम्बर, लिमिस्टर और वाइट। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जिसके माध्यम से 1 अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय बनाया गया दिल्ली में, जिसे फेडरल कोर्ट कहते हैं, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे या मोरिस गुएर। आप कहेंगे मोरिस गुएर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस इन फेडरल कोर्ट। चलिए, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब आप लोग मुझे बताएं कि सर, जो स्वतंत्र भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट था वो कब बना था? तो आप कहेंगे सर, स्वतंत्र भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 में बना, जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 में हुआ, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। ठीक है। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन से आर्टिकल में है? आप कहेंगे अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 खंड 1 में। अब बात आती है सर, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे राष्ट्रपति। अनुच्छेद 124 खंड 2 में नियुक्ति की बात हो रही है। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ चुके थे। योग्यताएं हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो ये सभी साथी आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी में भी बहुत बेहतरीन चीजें हम लोग करेंगे। पॉलिटी जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या पढ़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट। चलिए, आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम हिंदी में उच्चतम या सर्वोच्चतम न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्चतम या उच्चतम, क्या कहेंगे? सर्वोच्चतम न्यायालय। ठीक है जी, क्या कहेंगे? न्यायालय। चलिए, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिए। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको आप लोग पढ़ते हुए चलिए। चलिए, अब जब ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, हमने योग्यताएं पढ़ ली थी। अब योग्यताओं से आगे हम जजों की नियुक्ति पढ़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? चीफ जस्टिस के द्वारा की जाती है। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सर, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? जल्दी से बताएंगे आप। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति या अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी? आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई, चीफ जस्टिस। चलिए, अब आप कहेंगे सर, ये नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होती है? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति द्वारा। अब राष्ट्रपति द्वारा तो की जाती है, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश बनता है ये कौन होता है? जो सबसे वरिष्ठ, यानी कि वरिष्ठतम, आप कहेंगे सर वरिष्ठतम न्यायाधीश को। वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो सबसे वरिष्ठ होगा, जो सबसे सीनियर होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, कौन बनेगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन क्या प्रथा है? क्या ऐसा कभी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में कभी किसी जूनियर को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया हो? बिल्कुल हुआ है। 1973 की बात होगी। 1973 की बात है, जब एक जज हुआ करते थे जो बीमार थे, या जिन्हें लकवा मार गया था। कमेंट क्यों नहीं आ रहे? रिफ्रेश कर। चलिए, तो हमने पढ़ा कि सर 1973 में क्या हुआ था? एक जज हुआ करते थे, जिन्होंने केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में जो है सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। लेकिन 3 अन्य जज थे जो सरकार के खिलाफ थे। जैसे कि कौन कौन थे? J.S. सेलेट,
KS हेगड़े और AN ग्रोवर, इन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला दिया था 1973 केशवन भारती वर्सेस केरल स्टेट में। इसलिए इन तीनों सीनियर जज को छोड़कर जो चौथे नंबर के जज थे AN नाथ या AN रे, अजीत नाथ रे, इन्हें क्या बनाया था, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। ठीक है जी। चलिए यहां पर हम बात करेंगे कि सर एक नोट आप लोग लिखिएगा, हालांकि ये आपके एग्जाम से संबंधित तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, तो मैं केवल समझा देता हूँ इसको, है ना, लिखवाता नहीं हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसे कभी आएगा नहीं। तो आप बस ये याद रखना कि 2 बार ऐसा हुआ है अभी तक हमारे भारत में कि किसी सीनियर जज को छोड़कर अन्य जजेस को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया हो। एक बार 1973 में और एक बार 1977 में, जब AR खन्ना के स्थान पर HM बेग को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, बहुत बढ़िया, यहाँ तक हम लोग सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर जजों को कैसे हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया क्या है। जजों को हटाना या हटाने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में दी हुई है। आप कहेंगे सर प्रक्रिया, प्रोसेस, आप कहेंगे सर प्रोसेस टू रिमूव द जजेस। ठीक है, जो जज होंगे उनको रिमूव करने की जो व्यवस्था है वो कौन से आर्टिकल में है। आप यहाँ पर एक आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल 124 क्लोज 4। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जजों को कब हटाया जा सकता है, जब जजों पर सिद्ध कदाचार। देखिए, अगर प्रक्रिया तभी लगेगी जब जज जो हैं उन पर 2 आरोप लगे, उन पे आरोप क्या हो, उन पर आरोप सिद्ध हो जाएं। क्या आरोप सिद्ध हो जाएं? एक तो सिद्ध कदाचार, कि उसने अपने पद पर रहकर अपने पद का दुरुपयोग किया है, सिद्ध कदाचार। ठीक है जी, सिद्ध कदाचार यानी कि अपने पद पर रहकर सिद्ध कदाचार किया हो, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। आप कहेंगे सर क्या किया हो, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ठीक है जी, आप कहेंगे सर क्या किया हो, उसने प्रूव्ड मिसबिहेवियर किया हो। तो ये सारी चीजें आप लोग लिखेंगे, मिसबिहेवियर। चलिए, और एक असमर्थता, मतलब डिसीजन लेने में असमर्थता दिखाई हो कि भाई सामने उसका रिलेटिव है या कोई उसके जान पहचान वाला है। इनकैपेसिटी, तो आप कहेंगे सर जिसने इनकैपेसिटी कि जिसने भैया असमर्थता की, वो किसी भी निर्णय को लेने में असक्षम हो या असमर्थ हो, ऐसी स्थिति पर उसे हटाया जाता है। अब ये जो प्रक्रिया है हटाने की, ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया का आधार कौन से आर्टिकल में है कि सर जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीडिंग है, ये प्रोसीडिंग किस में होगी। तो आप कहेंगे सर हटाने की जो प्रोसीडिंग है वो अनुच्छेद 124 खंड 5 में दी हुई है। यानी कि प्रक्रिया का वर्णन किस में दिया हुआ है, प्रक्रिया यानी कि किन आधारों पर ये प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, प्रोसीडिंग। आप कहेंगे सर प्रोसीडिंग किस में चलाई जा सकती है, प्रोसीडिंग। तो आप कहेंगे सर ये अनुच्छेद 124 खंड 5 में। और ये कैसे चलेगी, देखिए लोकसभा में और राज्यसभा में कैसे चलेगी। अगर लोकसभा में जजों को हटाने के लिए जो प्रस्ताव आया होगा, तो लोकसभा में जितने सदस्य होंगे उन सदस्यों में कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए कि भाई हम इन जज को हटाना चाहते हैं। ऐसे 100 सदस्यों का हस्ताक्षर, 100 हस्ताक्षर, ठीक है, 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर जब हस्ताक्षर होकर लोकसभा में पेश होगा तो फिर उस प्रस्ताव पर 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। प्रस्ताव क्या होना चाहिए, से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पारित हो।
ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में क्या है, अगर राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है तो राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। कितने सदस्यों का, आप कहेंगे सर 50 हस्ताक्षर होना चाहिए। हस्ताक्षर का मतलब है 50 सदस्य हस्ताक्षर करें और यहाँ भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो। मान लीजिए लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास नहीं हुआ, तो वो अपने पद से त्यागपत्र नहीं देगा। जब दोनों से पास हो जाएगा तभी जज अपने पद से त्यागपत्र देगा, प्रस्ताव पारित हो। ठीक है, तभी भैया जो न्यायाधीश है, जो जज हैं, उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो क्या ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे? क्या अभी तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के आधार पर हटाया गया? नहीं। तो सबसे पहले ऐसे कौन से न्यायाधीश थे जिन पर न्यायाधीश को हटाने के लिए ये प्रक्रिया चलाई गई थी, ये प्रोसीडिंग चलाई गई थी? 1991 में एक जज हुआ करते थे, बी रामास्वामी। क्या नाम था? बी रामास्वामी। ठीक है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि सर बी रामास्वामी 10 या 11 मई 1991 में राज्यसभा में प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ। ये जो बी रामास्वामी थे, ये पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है जी, चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत शानदार। तो ये सारी चीजें हमने लिख लिया है, सारी चीजें हमने लिख लिया है कि सर प्रथम न्यायाधीश जिन्हें हटाने की प्रक्रिया चलाई गई, न्यायाधीश जिन्हें हटाने की प्रक्रिया चलाई गई थी, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया चलाई गई की प्रक्रिया, आप कह सकते हैं कि सर प्रक्रिया चलाई गई थी। प्रक्रिया तो चलाई, तो आप कहेंगे सर किसके लिए चलाई थी? तो 1991 में चलाई गई थी। किसके लिए? बी रामास्वामी के लिए। किसके लिए? बी रामास्वामी। आप कहेंगे सर बी रामास्वामी, ये कौन थे? तो ये थे पंजाब, आप कहेंगे सर पंजाब हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है जी, मुख्य न्यायाधीश। चलिए, लेकिन इन्हें हटाया नहीं गया। ये लोकसभा में प्रस्ताव पास हुआ लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ, हटाया नहीं गया। ठीक है, नहीं गया। यहां तक आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि सर यहाँ एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124 खंड 6। मैंने कितने सारे ये आर्टिकल आपको डिटेल में कराए हैं। मैं उम्मीद रखूंगा कि आप लोग इनको पढ़ते हुए चलेंगे, इनको सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बात होती है, चलिए यहाँ पर बात आ जाती है कि सर ये बताइए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जजों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है जी, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है जी, चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि सर ये सारे फैक्ट हमने पढ़ लिए कि सर अभी तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया चली है तो सबसे पहले चली थी बी रामास्वामी के लिए। किसके लिए? बी रामास्वामी के लिए। अच्छा, एक और यहाँ पर आर्टिकल आता है, एक आर्टिकल आता है जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 124 क्लोज 7। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। न्यायाधीशों का प्रतिबंध क्या कहता है? आप कहेंगे सर जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर होंगे तो वो आफ्टर रिटायरमेंट किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते। जबकि
हाई कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर होते हैं तो वो जिस हाई कोर्ट से रिटायर होंगे या जिस जिस हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी सेवाएं दी होंगी उनको छोड़कर किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, प्रतिबंध यानी कि कुछ बाउंडेशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप कहेंगे सर क्या क्या हैं, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा सर रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हो जाएंगी, जैसे कि किस पर, ऑन द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑन द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं ये रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे कि सर आफ्टर रिटायरमेंट, आप ये ध्यान रखना आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है जी, रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, क्योंकि जज जब रिटायर हो जाता है तो वकालत भी करता है। ठीक है, किसी भी न्यायालय में, कहाँ पर, न्यायालय में, न्यायालय में वकालत, वकालत प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है जी, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चलिए बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना इस वाली लाइन पे कि मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट से कोई जज रिटायर हुआ तो वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। ठीक है, काम नहीं कर सकते। ठीक है, वो भैया सब काम कर सकते हैं, केवल वकालत नहीं करेंगे, व्यापार कर सकते हैं, कहीं जॉब कर सकते हैं, भारत सरकार के अधीन कोई काम कर सकते हैं, लेकिन ये भैया न्यायालय में वकालत नहीं करेंगे, ये प्रतिबंध लगा हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि सर अनुच्छेद 125 क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट में जो अनुच्छेद 125 है इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे इन्हें वेतन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वेतन कितना है, जैसे मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मिलता है, अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 मिलता है। ये वेतन कहाँ से दिया जाता है, आप कहेंगे सर भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वेतन या न्यायाधीशों का वेतन, आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन, वेतन। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं न्यायाधीशों का वेतन। अब आप मुझे बताइएगा सर कितना वेतन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर सैलरी की बात हो रही थी कि सर सैलरी, सैलरी ऑफ द जजेस, सैलरी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ कि सर जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, इसे कितना वेतन दिया जाता है, इसे कितना वेतन दिया जाता है, तो आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर न्यायाधीश, तो आप लोग मुझे बता देना सर कितना वेतन मिलेगा मुख्य न्यायाधीश को, तो आप कहेंगे सर 2,80,000 रुपये, यानी कि 2,80,000 रुपये प्रति माह। और जो अन्य न्यायाधीश होंगे, जो अन्य न्यायाधीश होंगे इन्हें कितना वेतन मिलेगा, आप कहेंगे सर 2,50,000 रुपये, 2.5 लाख, ठीक है, रुपए। और ये कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, संचित निधि से। ठीक है जी, आप कहेंगे सर ये कहाँ से मिलते हैं, भारत की संचित निधि से। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप लोग लिखेंगे कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सैलरी जो है, हाँ जी, महीने की सैलरी है, ये महीने की सैलरी है। शिवम यादव कह रहे हैं सर हमारा बर्थडे है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बच्चे। चलिए, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करिए, कैसे हो जाएगा बेटा? 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे में पूरा चैप्टर कैसे खत्म हो जाएगा बताइए? चलिए, लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 126, अनुच्छेद 126। इसमें लिखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ना हो, अनुपस्थित हो, उसकी मृत्यु हो गई हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी सीनियर न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे। क्या करेंगे? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आप कहेंगे सर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, नियुक्ति, ये कौन होता है? आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस। कि सर ये कौन है एक्टिंग चीफ जस्टिस? आप कह सकते हैं कि सर चीफ जस्टिस। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ना हो, उसकी मृत्यु हो गई हो, उसका पद खाली हो, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में इसकी नियुक्ति कौन करेगा? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा। अब यहाँ तक हमने पढ़ा। अब कुछ जर्नल फैक्ट पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होती हैं। जैसे कि अनुच्छेद 127 है। अनुच्छेद 127 में क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति। आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट में तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति। किसकी? तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है जी, किसकी नियुक्ति? न्यायाधीश की नियुक्ति। आप लोग यहाँ पर बताइएगा न्यायाधीश की नियुक्ति। चलिए, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तदर्व न्यायाधीश को हम बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ, अपॉइंटमेंट ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपॉइंटमेंट ऑफ एडोक जस्टिस। क्या लिखा है यहाँ पर? एडोक जस्टिस। कि सर एडोक जस्टिस किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो आप कहेंगे सर इसकी नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। किसके द्वारा? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। चलिए, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सर ये सारी चीजें हो गई, अब यहाँ पर क्या होगा कि सर ये तो सिंपल सिंपल सा था कि अनुच्छेद 128 में क्या है कि रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति होती है। रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति अनुच्छेद 128 में होती है जब सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट में कार्य बढ़ जाता है तब। अच्छा, इसकी नियुक्ति क्यों होती है? एडोक जजेस की नियुक्ति, तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? जब भैया बैठकों की पूर्ति ना हो, जब एक गढ़ पूर्ति ना हो, कोरम पूरा ना हो, ऐसी स्थिति में। ठीक है, इसकी नियुक्ति कब की जाती है? जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बैठकों के लिए निश्चित ना हो तब। और तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति, रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति कब होती है? जब सुप्रीम कोर्ट में काम ज्यादा हो जाता है, मुकदमे बढ़ जाते हैं, तब भैया राष्ट्रपति की सलाह पर, ये राष्ट्रपति की सलाह पर ही नियुक्ति होगी, राष्ट्रपति की सलाह पर ही नियुक्ति होगी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, तो 128 बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, 129 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 129, इसमें क्या लिखा है? अनुच्छेद 129 में लिखा हुआ है कि भैया सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? अभिलेख न्यायालय। आप कहेंगे सर ये एक अभिलेख न्यायालय होगा। आप कहेंगे कौन होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। आप कहेंगे सर क्या होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड,
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है जी, क्या होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। चलिए, यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये सारे फैक्ट की बात करेंगे, तो आप लोग मुझे बताइए कि सर ये सारी चीजें हमने पढ़नी हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर ये हमने पढ़ा, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन होंगे, जितने भी जो भी निर्णय होंगे, वो साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में सुरक्षित रखे गए होंगे। ठीक है, यानी कि जो फैसला उन्होंने 1973 में दिया, उसके बारे में हमें कैसे पता चला? क्योंकि वो रिकॉर्ड है, वो भैया लिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया है। क्या किया गया है? वो रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है जी। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिए थे, उनकी फाइल सुरक्षित रख ली गई है, उनके मुकदमों की जो सुनवाई थी वो सुरक्षित रख ली गई है। ठीक है, चलिए, अब इसमें आता सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सुप्रीम कोर्ट का स्थान यानी कि सीट कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा भी कहीं भी बैठक या सुनवाई कर सकता है। ठीक है, यानी कि ये इसको कह सकते हैं स्थान, सीट, बैठकें, कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अलावा कहीं और बैठक की है? बिल्कुल, दो जगह की है। एक तो श्रीनगर में उसने बैठक की है अभी तक एक बार, और एक बार उसने हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में, हैदराबाद। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है, वो दिल्ली के अलावा उसने कहाँ कहाँ पर बैठकें की हैं? श्रीनगर और हैदराबाद में, श्रीनगर और हैदराबाद में। ठीक है, चलिए, अब बात करेंगे सर क्षेत्र अधिकार की, कि सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र अधिकार है, जो जुरिक्शंस हैं, उसमें पढ़ते हैं। अनुच्छेद 131 क्या कहता है? कि सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक या मूल क्षेत्र अधिकार, ओरिजिनल जुरिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है, इसमें क्या क्या होगा? जैसे कि केंद्र राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, जैसे जैसे राज्यों के आपस में, जिसमें सर दाढ़ी मूछ मुड़वाने के बाद एकदम बच्चा लग रहे हैं। अच्छा, मैं तो अभी बच्चा ही तो, मेरी उम्र 34 साल ही तो है, 34 ईयर्स का ही तो हूं मैं अभी। 34 ईयर्स में कितना बड़ा होता है बच्चा है? चलिए, बहुत बढ़िया। समय मिल नहीं पा रहा था बेटा, समय मिल नहीं पा रहा था सैलून जाने का, डेली क्लासेस, कंटिन्यू क्लासेस, सुबह से शाम तक समय है नहीं, तो फिर ट्रिमर लिया, धड़ धड़ खत्म कहानी, है ना। चलिए, यहाँ पर आपने लिखा। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार, जैसे कि आर्टिकल 131, इसमें क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। क्या लिखा है? प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, यानी कि जुरिक्शन। अब जुरिक्शन की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी? आप कहेंगे सर जुरिक्शन की बात हो रही है, कि सर जो जुरिक्शन है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, कि सर जुरिक्शन क्या है? जुरिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए, इसका मतलब है, इसको जुरिक्शन, ओरिजिनल जुरिक्शन बोलेंगे, हालांकि इसको क्या बोलेंगे? ओरिजिनल जुरिक्शन। प्रारंभिक है ना ये, तो इसको ओरिजिनल जुरिक्शन बोलेंगे, ओरिजिनल जुरिक्शन। ठीक है जी, ओरिजिनल जुरिक्शन। तो इसको आप लोग लिख लीजिए कि सर ओरिजिनल जुरिक्शन की हम बात करते हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि सर ओरिजिनल जुरिक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, जिसमें हम केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद पढ़ते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार आता है। जैसे कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हुआ, वैसे ही राज्यों के आपस में मतभेद हुए, तो ये सब किस में आते हैं? इसी में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब बात आती है सर अनुच्छेद अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 132 में क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 132 कहता है
सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार, यह संवैधानिक मामलों में अपील, आप कहेंगे सर अपीलीय जुरिक्शन आता है अनुच्छेद 132 जिसमें संवैधानिक मामलों में अपील की जाती है। आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में, या ऐसे कह सकते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक मामलों में अपील, सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक मामलों में अपील, अपीलीय क्षेत्राधिकार तो हो जाएगा ये, संवैधानिक मामलों में अपील, मामलों में अपील कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग होगी? आप कहेंगे सर अपील इन सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ क्या हो जाएगा? इन द मैटर ऑफ, आप कहेंगे सर इन द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, इन द मैटर ऑफ, या ऐसे कह सकते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, मैटर, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। चलिए कि भैया कि संवैधानिक मामलों में अपील कर सकते हैं। चलिए ये सारी चीजें आर्टिकल याद करने पड़ेंगे भैया, याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सर, ये बताइए सिविल मामलों में अपील कौन से आर्टिकल में होगी? आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है 133। आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट में सिविल मामलों में अपील, सिविल मामलों में अपील, मामलों में अपील। चलिए यहां पर हम कहेंगे सर सिविल मामलों में अपील हो जाएगी अनुच्छेद 134, बहुत इंपॉर्टेंट वाले ही करा रहा हूं बस। आप कहेंगे सर इसमें क्या लिखा है हमने? यहां पर हमने लिखा है सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील, मामलों में अपील। चलिए यहां तक आप लोग लिखिएगा, ठीक है। अब बात आएगी सर, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ये हमने पढ़ लिया कि सर अनुच्छेद 135 क्या होगा। हाँ जी, अपीलीय जुरिक्शन का मतलब होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में किस किस मामलों में डायरेक्ट जा सकते हैं। आप अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 32 हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 131 के मामले में, अनुच्छेद 132 के मामले में, 133 के मामले में, 134 के मामले में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। बात आती है सर अनुच्छेद 137, आर्टिकल 137। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक अधिकार है न्यायिक पुनरावलोकन होना, जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। किसका भैया? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। आप कहेंगे न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे कि इसको बोलेंगे हम जुडिशियल रिव्यू, कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, जुडिशियल रिव्यू, कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया रिव्यू, तो उसको वो बदल भी सकता है, जैसे कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में बदला। चलिए तो वो सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब बात आती है सर सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान कौन होंगे? आप कहेंगे सर पहले थे भैया कौन? हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया, ठीक है जी। हरिलाल जे कानिया या हीरालाल जे कानिया। वर्तमान में है संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। चलिए आप कहेंगे सर संजीव खन्ना, ठीक है जी। अच्छा इनका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है?
चलिए बहुत बढ़िया। संजीव खन्ना का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है बताइए जल्दी से। जो संजीव खन्ना हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है आप मुझे बताएंगे। हाँ जी बहुत बढ़िया। देखिए लगभग आपका 85% खत्म हो चुका है। 5-6 क्लासेस और बची हैं और आपका ये खत्म हो जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ 20 या 25 तारीख तक मैंने बोला था कि मैं 25 तारीख तक इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है चलिए अब बात करेंगे सर प्रथम महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश, तो यहाँ पर आप बात करेंगे कि सर क्या नाम था उनका, बीबी बीबी साहेब फातिमा मीरा साहेब फातिमा बीबी। आप कहेंगे उनका पूरा नाम है मीरा साहेब फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। ठीक है बीबी। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। चलिए बहुत चलिए बहुत बढ़िया। सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं। अच्छा ये बताइए मैंने अभी आपसे इनके बारे में पूछा है, इनके बारे में मैंने अभी पूछा है कि भैया संजीव खन्ना का स्थान कौन ले रहे हैं, चलिए बता दीजिए। हाँ जी बहुत शानदार लाजवाब आंसर्स हैं आपके। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान किस मुख्य न्यायाधीश ने लिया है, चलिए बता दीजिए। बहुत बढ़िया जी शानदार लाजवाब। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज कितनी तारीख है, आज तारीख कितनी है, हैं 14। ठीक है तो अब जो है आज जो है ये आज रिटायर हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, आज 14 तारीख है ना 14 मई, तो ये आज रिटायर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं रिटायर्ड, ये आज रिटायर हो गए। ठीक है तो फिर आज वर्तमान में यानी कि 14 मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, मुख्य न्यायाधीश आज कौन बन गए हैं, आप कहेंगे सर जस्टिस बी गवई। ठीक है आप कहेंगे सर, यहां पर आप लिखेंगे सर जस्टिस भूषण गवई, जस्टिस भूषण गवई। ठीक है ये बन गए आज मुख्य न्यायाधीश, ये कौन बन गए मुख्य न्यायाधीश। और इनका जो कार्यकाल ये कौन से हैं 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये कौन है 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है कौन हो गए ये 52वें मुख्य न्यायाधीश हो गए। चलिए अब बात करेंगे देश में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, आप कहेंगे सर, हाँ जी तो आप लोग ध्यान रखना जस्टिस भूषण गवई। ठीक है जस्टिस भूषण गवई जो है वर्तमान में आज मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आज रिटायर हो गए, ये क्या हो गए जी, आप कहेंगे सर ये रिटायर हो गए। ठीक है तो वर्तमान में कौन हो गए, आप कहेंगे 14 मई 2025 में यानी कि मुख्य न्यायाधीश बन गए जस्टिस भूषण गवई। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है जी इनका कार्यकाल कब तक था 13 मई का। अच्छा जिस दिन ये रिटायर होते हैं ना उसी दिन तो बनते हैं, तो इसका मतलब ये कब बने हैं, तो ये बने हैं कल, इन्होंने कल ग्रहण कर लिया 13 मई को। ठीक है इन्होंने कल ग्रहण कर लिया है, ठीक है अपना पद ग्रहण कर लिया है। चलिए तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा। ठीक है मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर देश की पहली महिला न्यायाधीश जिनका नाम था अन्ना चांडी, देश की पहली महिला न्यायाधीश भी अन्ना चांडी थी। अब बात करते हैं कि सर हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, लीला सेठ। ठीक है लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और यही दिल्ली की पहली महिला न्यायाधीश भी थी लीला सेठ। इन्हीं के पुत्र हैं जिनका नाम क्या है विक्रम सेठ, अ सुइटेबल बॉय उनकी लिखी हुई है। ठीक है सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, उम्मीद है कि 2027 में बीबी नागरत्ना मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगी। ठीक है तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लें।
यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कल हम पढ़ेंगे भाग 6 राज्य विधानमंडल, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लगभग अब खत्म हो चुका है, अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 15% बचा है जिसको हम 25 तारीख से पहले पहले खत्म कर लेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।